गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जेएसएससी सीजीएल पेपर 2 यानी हिंदी का एक मॉडल सेट का प्रैक्टिस करेंगे जिसमें टोटल 100 प्रश्न होंगे। चलिए एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं, पर देखने से पहले बताना चाहूँगा दोस्त कि आप एक पेन और एक पेपर लेके बैठें और आप देखें कि 100 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्नों का आंसर दे पाते हैं, ताकि आपका खुद का एनालिसिस हो पाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। चलिए अब एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न दोस्त, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑप्शन नंबर ए भरोपियन। हिंदी जो है भरोपियन भाषा परिवार की एक भाषा है। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है तो अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है तो जो तेलुगु है, यह जो भाषा है, यह जो बोली है, वह हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? यानी ब्रजभाषा जो है वो किस रूप में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ है? तो काव्य भाषा के रूप में। यानी जितने भी कवि जो हुए हैं उनकी जो प्रिय भाषा थी वो ब्रज भाषा थी, और काफी ज्यादा कवियों ने ब्रज भाषा में अपनी काव्य रचनाएं की है। इसी वजह से जो ब्रज भाषा है वो काव्य भाषा के रूप में सबसे ज्यादा फेमस हुई है, प्रसिद्ध हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मई के दुई बेटवे रहीन। 1 मई के दुई बेटवे रहीन, ओह माह लहरा अपने बाप से कहिस, दादा धन मा जवन हमर बखरा लागत होय तवन हमका देदा। यानी जो बखरा मेरा है वो मुझे दे दो। यह अवतरण हिंदी किस बोली में है? यानी किस बोली की यह जो पंक्ति है वह बताया जाता है? तो अवधी भाषा का, अवधी बोली की यह पंक्ति मानी जाती है। निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है तो पाली जो है वो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? राजभाषा संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 343 से 351 तक का जो अनुच्छेद है वह राजभाषा से संबंधित है। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में, चेन्नई में स्थित है। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? हिंदी भाषा को जो विकास हुआ है उसका सही अनुक्रम क्या है? तो पाली प्राकृत अपभ्रंश तब हिंदी होगा। पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, यानी ऑप्शन नंबर ए। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में। छंद का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिला है वो ऋग्वेद में मिलता है। कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है? तो चरणों में और यति में, दोनों में विभक्त रहता है। इसकी वजह से ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, यानी ए और बी दोनों। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे दाही को सूल। निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है? जो पंक्तियां हैं इस पंक्ति में किस छंद का प्रयोग है? तो दोहा है, दोहा। जो पंक्तियां हैं वो दोहा। वीर या अल्लाह किस जाति का छंद है? वीर और जो अल्लाह है ना, ये किस जाति का छंद है? तो मात्रिक जाति का छंद बताया गया है। मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के छंद होते हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। जो चौपाई है उसके प्रत्येक चरण में 16 यानी 16 मात्राएं होती है। वाक्य रसात्मक काव्यम, वाक्य रसात्मक काव्यम किसका कथन है? यह कथन किसके द्वारा कहा गया है?
तो विश्वनाथ के द्वारा। कथन किसका है? विश्वनाथ का। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? तो शांत जो रस है वो हिंदी साहित्य का 9वां रस बताया गया है, शांत रस को। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर छाए में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। ता की पुनरावृत्ति हुई है तो अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार है, जिसमें तुलना की जाती है ना दोस्त, रूपक अलंकार कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो वर्ण जो है ना वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है उसी को वर्णमाला कहा जाता है। निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी है? तो का और खा कंठ ध्वनियां है। कंठ की ध्वनि है का और खा। स्थान के आधार पे बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है, यानी जो मूर्धा है मुंह से किस व्यंजन का उच्चारण होता है उसे मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। तो डा और ढा, डा और ढा। निम्न में से अल्प प्राण कौन से हैं? अल्प प्राण कौन से हैं? तो का और गा जो है वो अल्प प्राण है, यानी 1 पहला लेटर और तीसरा लेटर अल्प प्राण होता है। एक महाप्राण होता है जिसमें दूसरा चौथा जो बच जाता है वो आपका महाप्राण होता है। तो ये ग्रामर की चीजें हैं दोस्त, ग्रामर में इसको कवर करेंगे। अभी अगर हम यहाँ डिटेल करते हैं तो क्वेश्चन बहुत लेट हो जाएगा, 100 प्रश्न को देखना है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है तो 33 व्यंजन बताई गई है हिंदी वर्णमाला में। इनमें कौन सी छायावाद का कवि नहीं है? छायावाद का कवि कौन सा नहीं है? तो जयशंकर प्रसाद है, सुमित्रानंदन पंत भी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी है, और एक अन्य जो है ना महादेवी वर्मा। ये चारों छायावाद के 4 स्तंभ कहे जाते हैं। तो मैथिली शरण जो गुप्त है वो नहीं है। इस प्रश्न का 27 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त होगा। निर्जा के रचनाकार हैं तो महादेवी वर्मा जो है वो निर्जा के रचनाकार हैं। कौन सा काव्य संग्रह सुमित्रानंदन पंत का नहीं है? सुमित्रानंदन पंत का काव्य संग्रह नहीं है तो पल्लव है, ग्रंथि है, गुंजन भी है। पल्लव, ग्रंथि, गुंजन भी है तो अनामिका नहीं है। अनामिका नहीं है तो यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा गया है। इनमें से कौन तार सप्तक में शामिल नहीं है? तार सप्तक में शामिल नहीं है तो शमशेर जो है वो तार सप्तक में शामिल नहीं है। अज्ञेय जी शामिल है, मुक्तिबोध शामिल है, नेमित चंद शामिल है, ये तीनों शामिल हैं, शमशेर शामिल नहीं है। नहीं का पूछा गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। केदारनाथ अग्रवाल किस काव्यधारा के कवि हैं? केदारनाथ अग्रवाल तो प्रगतिवाद जो धारा है इसी धारा से संबंध है केदारनाथ अग्रवाल का। नेक्स्ट है चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा है कि रचयिता है? तो रचयिता का नाम है मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा है मुक्तिबोध। अज्ञेय की रचना है, अज्ञेय की रचना है तो हरी घास पर छन भर जो है वो अज्ञेय की कृति है, अज्ञेय की रचना है। आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार के रचनाकार हैं तो सच्चिदानंद, हिरानंद, वत्स्यायन अज्ञेय जो हैं वो आंगन के पार द्वार के रचनाकार हैं। सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? सतपुड़ा के जंगल जो है वो किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है सतपुड़ा के जंगल। असाध्य वीणा किसकी रचना है? असाध्य वीणा तो अज्ञेय जी की रचना है असाध्य वीणा। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो बनारस में होता है। प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है? प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव, धनपत राय श्रीवास्तव। गोदाम कब प्रकाशित हुआ? तो 1936 ईस्वी में। गोदाम जो उपन्यास है दोस्त, यह पूरा सारांश के साथ सारे प्रश्न उत्तर और लेखक परिचय अपलोड किया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। फिर एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा गोदाम से।
गोदाम की पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद कब हुआ था? 1957 ईस्वी को गोदाम उपन्यास जो है इसका अंग्रेजी में पहली बार अनुवाद हुआ था। और अनुवाद करने का जो श्रेय है वो जय रतन और पुरुषोत्तम लाल को जाता है। जय रतन और पुरुषोत्तम लाल को अंग्रेजी में गोदान उपन्यास का अनुवाद करने का श्रेय जाता है। गोदान अंग्रेजी में किसके नाम से प्रकाशित हुआ था? द गिफ्टेड काव, द गिफ्टेड काव के नाम से प्रकाशित हुआ था गोदान अंग्रेजी में। फणीश्वर नाथ रेणु से संबंध सही प्रदेश का नाम बताएं। सही प्रदेश का नाम बताना है जो फणीश्वर नाथ रेणु से संबंधित है तो बिहार हो जाएगा। राग दरबारी के रचना विधा है, यानी राग दरबारी जो है वो कैसी विधा है? तो कविता भी नहीं है, निबंध भी नहीं है, नाटक भी नहीं है, तो उपन्यास है राग दरबारी। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। राग दरबारी उपन्यास का टोटल सारांश दोस्त, प्रश्न उत्तर और लेखक परिचय ये सारी वीडियो अपलोड की हुई है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं और सारे प्रश्नों को सिलेबस के अकॉर्डिंग आप कंप्लीट कर सकते हैं। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना गया? तो परीक्षा गुरु को। राग दरबारी के रचयिता हैं श्रीलाल शुक्ल, राग दरबारी के रचयिता हैं। द्विवेदी युग की काल विधि है, द्विवेदी जो युग है उसका समय सीमा का जो निर्धारण है 1900 से लेकर 1922 ईस्वी तक बताया गया है, द्विवेदी युग। साखी के रचयिता हैं तो कबीरदास जी जो हैं वो साखी के रचयिता हैं। वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत की जो रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान है, सुभद्रा कुमारी चौहान है। भ्रमर गीत के रचयिता हैं तो घनानंद जो हैं भ्रमर गीत के रचयिता हैं, घनानंद। कबीरदास समकालीन थे, यानी कबीरदास जो थे वो किसके समकालीन थे, किसके समय पे थे? तो सिकंदर लोदी के समकालीन हैं, उसी के समय में कबीरदास थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अनुसार संत काव्यधारा का प्रथम कवि, संत काव्यधारा का प्रथम कवि जो बताया गया है वो कबीरदास को ही बताया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का परिवर्तन किसने किया है? साहित्य की जो भक्ति साहित्य की जो परंपरा है इसका परिवर्तन करने का श्रेय कबीरदास को ही जाता है। कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति कब लिखी गई थी? जो सबसे पुरानी प्रति है कब लिखी गई थी? तो 1512 ईस्वी को, 1512 ईस्वी को। निम्न में से किस आचार्य ने अलंकार सिद्धांत को नहीं अपनाया? अलंकार का जो सिद्धांत था उसको नहीं अपनाया, तो विश्वनाथ करके जो है उसने अलंकार सिद्धांत को नहीं अपनाया। आनंद वर्धन की रचना निम्न में से कौन सी है? आनंद वर्धन की रचना कौन सी है? तो ध्वन्यालोक, ध्वन्यालोक जो है आनंद वर्धन की रचना है। अभिनव गुप्त, अभिनव गुप्त मूलतः क्या थे? जो अभिनव गुप्त हैं वो मूलतः क्या थे? तो टीकाकार थे, टीकाकार थे। प्लेटो का इयोन नामक ग्रंथ संबंधित है, प्लेटो का इयोन नामक जो ग्रंथ है वो संबंधित है नाट्य शास्त्र से, नाट्य शास्त्र से। भारत दुर्दशा रचना है, भारत दुर्दशा रचना है तो भरतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है भारत दुर्दशा, जो काफी फेमस नाटक है। यह वीडियो भी अपलोड किया हुआ है दोस्त, देख सकते हैं आप, अच्छा समझ में आएगा भी, और लेखक परिचय भी है, सारांश भी है, प्रश्न उत्तर भी उसमें सारा इंक्लूड किया हुआ है। काल क्रमानुसार हिंदी के निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताएं। काल के अनुसार अनुक्रम बताना है हिंदी के कवि का। तो सबसे पहले अमीर खुसरो, फिर विद्यापति, सूरदास, फिर तुलसीदास जो है वो काल क्रम के अनुसार यहाँ पे सजाया गया है। अमीर खुसरो, फिर विद्यापति आए, सूरदास आए और तब जाकर तुलसीदास आए। कलम का सिपाही अमृत राय की किस प्रकार की रचना है? जो कलम का सिपाही है अमृत राय की किस प्रकार की रचना है? तो यह एक जीवनी है जो प्रेमचंद की ही जीवनी है। लिखने का श्रेय अमृत राय को जाता है। भारत दुर्दशा से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो यह पहला राजनीतिक नाटक है, यह कथन सत्य है, भारत दुर्दशा से जो संबंधित है। भारत दुर्दशा का प्रकाशन वर्ष कब था? तो 1875 ईस्वी को भारत दुर्दशा का प्रकाशन होता है।
ध्रुव सामनी का मूल संदेश क्या है? ध्रुव सामनी जो नाटक है उसका मूल संदेश क्या है? तो राष्ट्रीयता के साथ साथ विश्व प्रेम, राष्ट्रीयता के साथ साथ विश्व प्रेम। ध्रुव सामनी के कुल पात्रों की संख्या कितनी बताई गई है? तो 7 बताई गई है प्रमुख पात्रों की संख्या। मधुआ किस कहानी संग्रह में संकलित हुआ था? तो आंधी जो कहानी संग्रह है वहां पे मधुआ मतलब मधुआ जो है वो आंधी कहानी संग्रह में ही छपी थी, वहीं इसका प्रकाशन हुआ था। मधुआ कहानी का प्रकाशन वर्ष है तो 1931 ईस्वी को बता रहा है। मधुआ कहानी का प्रकाशन वर्ष 1931 ईस्वी को। दिल्ली में एक मौत विधा है, दिल्ली में जो एक मौत है वह कैसी विधा है? तो एक कहानी था, एक कहानी है। दिल्ली में एक मौत के लेखक ने अखबार में किसके मौत की खबर पढ़ी थी? किसकी मौत की खबर पढ़ी थी? सेठ दिवाचंद की मौत की खबर पढ़ी थी। सेठ दिवाचंद की मौत किस अस्पताल में हुई थी? किस अस्पताल में हुई थी? तो इरविन अस्पताल में। दिल्ली में एक मौत कहानी में सूलियों पर लटके ईसा से लेखक का क्या अभिप्राय था? तो बस पे खड़ा जो आदमी है वो सूलियों पर लटके ईसा जैसा लग रहा था, उसी से अभिप्राय है, उसी से जुड़ा हुआ है। स्वच्छ पानी के लिए तरसते अछूत जीनों की वास्तविक कहानी है तो ठाकुर का कुआं। स्वच्छ पानी के लिए जो तरस रहा है और ठाकुर का कुआं ही तो कहानी था। ठाकुर का कुआं कहानी का उद्देश्य क्या है? तो जाति प्रथा का उजागर करना, जो जाति प्रथा जो समाज में व्याप्त है उस चीज को उजागर किया है ठाकुर का कुआं जो कहानी है उसके माध्यम से प्रेमचंद जी ने। ठाकुर का कुआं के पात्र हैं तो जो गंगी है वो ठाकुर के कुआं के पात्र हैं। ठाकुर के कुआं का विषय कहानी में विषय का आधार है तो लिंग, जाति और वर्ग, ये सारा इसका आधार है। जनेंद्र का वास्तविक नाम क्या है? जो जनेंद्र है, जो लेखक है, उनका वास्तविक नाम आनंदी लाल है। नीलम देश की राजकन्या कहानी में राजकन्या की सेवा में कौन लगी है? तो उपरोक्त सभी यानी अप्सराएं भी है, गंधर्व भी है और किन्नर भी है, तीनों के तीनों राजकुमारी की सेवा में लगी हुई है। नीलम देश की राजकन्या कहानी में द्वीपों में कितने महल हैं? तो टोटल 3 महल का जिक्र किया गया इस कहानी में। परिंदे कहानी संग्रह में कुल कितने कहानियां हैं? तो परिंदे जो कहानी संग्रह है उसमें टोटल 7 कहानियां बताई गई है, टोटल 7 कहानियां। नामवर सिंह ने हिंदी का पहला कहानी किसे माना है? हिंदी का पहला कहानी परिंदे को माना है नामवर सिंह के अकॉर्डिंग। परिंदे कहानी की नायिका है तो परिंदे कहानी की नायिका लतिका है, लतिका। परिंदे कहानी का पात्र कौन है? परिंदे कहानी का पात्र कौन है? तो डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर हुबर्ट जो है वो दोनों परिंदे कहानी का पात्र है। रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो 1884 ईस्वी को रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखक हैं तो रामचंद्र शुक्ल भी हैं और डॉक्टर नागेंद्र, दोनों ने अपना अपना हिंदी साहित्य का इतिहास बताया है, जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों यहां पे राइट हो जाएगा। शुक्ल जी द्वारा संपादित जायसी ग्रंथावली कब प्रकाशित हुई थी? जायसी ग्रंथावली कब प्रकाशित हुई थी? 1925 ईस्वी को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध यात्रा को कहा है, अपने निबंध यात्रा को बुद्धि की यात्रा हृदय के साथ बताया है, बुद्धि की यात्रा हृदय के साथ बताया है। बिहारी का जन्म किस सन में हुआ? बिहारी जो है उसका जन्म कब हुआ? तो 1595 ईस्वी को बिहारी का जन्म हुआ। बिहारी लाल का जन्म 1595 ईस्वी को। हिंदी रंगमंच का जनक किसे माना जाता है? हिंदी रंगमंच का जनक किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी रंगमंच का जनक माना जाता है। मैथिली शरण गुप्त, गोपाल शरण सिंह, गया प्रसाद शुक्ल किस युग के कवि माने जाते हैं? तो मैथिली शरण जो फेमस है आप इसी से पकड़ लीजिए कि ये द्विवेदी युग के कवि हैं, द्विवेदी युग के कवि हैं। मछली पानी में रहती है, इस वाक्य में मैं किस कारक का चिन्ह है? मैं किस कारक का चिन्ह है? तो अधिकरण का चिन्ह है, अधिकरण का चिन्ह है। नई कहानी का प्रारंभ, नई कहानी का प्रारंभ
किसकी कहानियों से माना जाता है। जो नई कहानी है दोस्त, उसका प्रारंभ जो है वो किसकी कहानियों से माना जाता है, किसकी कहानियों से माना जाता है। तो आंसर हो जाएगा निर्मल वर्मा के कहानियों से, निर्मल वर्मा के कहानियों से। गमन का विलोम शब्द है, गमन का विलोम शब्द है, तो आगमन जो है वो गमन का विलोम है। गमन मतलब जाना, तो आगमन मतलब आना। मौन का विलोम शब्द है, मौन का विलोम शब्द है मुखर। कोई व्यक्ति मौन होता है तो कोई व्यक्ति बातें करने वाला होता है, तो मुखर हो जाएगा। रेखांकित छपे शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द का चयन करें। वह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है, वह अपने विषरण का पूर्ण अभिज्ञ है, तो अभिज्ञ का जो हो जाएगा अनभिज्ञ हो जाएगा, अभिज्ञ का अनभिज्ञ हो जाएगा। रिक्त स्थान में उपयुक्त विलोम शब्द की पूर्ति करें। संपन्न व्यक्ति की व्यथा नहीं जान सकता है, संपन्न व्यक्ति की व्यथा नहीं जान सकता है, तो विपन्न हो जाएगा, संपन्न विपन्न हो जाएगा। विस्तार का विलोम शब्द है, विस्तार का विलोम शब्द है, तो विस्तार का विलोम शब्द संक्षेप हो जाएगा। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है, तो इति जोड़ आदि। निरर्थक का सही संधि विच्छेद है, निरर्थक का सही संधि विच्छेद है, तो निह जोड़ अर्थक, निह जो अर्थक। वाक्य के अशुद्ध भाग, त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। मैं पटना गया तो उस समय मेरे पास केवल 20 रुपये मात्र थे, तो अशुद्ध बताना है, केवल 20 रुपये मात्र जो थे, यही आपका यह शुद्ध बताया गया है। मैं पटना गया तो उस समय मेरे पास केवल 20 रुपये मात्र थे, यह आपका गलत है। अगर आप बोलना चाहे तो शुद्ध में बोल सकते हैं, मैं पटना गया तो उस समय मेरे पास केवल 20 रुपये थे। इसका मतलब भी वही होता है, मात्र लगाने की कोई जरूरत यहां पे नहीं थी। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली, किंतु सफलता नहीं मिली। यह किस प्रकार का वाक्य है, तो संयुक्त वाक्य है। कैसा वाक्य है, संयुक्त। यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। यह किस प्रकार का वाक्य है, तो मिश्रित वाक्य है, मिश्रित वाक्य है। तो इस प्रकार से दोस्त हम लोगों ने 100 प्रश्न देखा। आप इस सेट के माध्यम से यह जानने का कोशिश करें कि किस तरह के प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं, बनाए जाते हैं और आने की संभावना है। थैंक यू दोस्त फॉर वॉचिंग वीडियो।